ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। तो पूरे उत्तराखंड से अगर एक व्यक्ति ऐसा है कि पद्मश्री जैसा सम्मान जिसके घर पहुंचना चाहिए तो उसका नाम नरेंद्र सिंह नेगी है। हम क्या उनको कभी एक ड्यू क्रेडिट दे पाए हैं? हमारी सरकारें नेगी जी को एक पद्मश्री नहीं दे पाई। हिमालय में पैदा हुए बड़े हुए हिमालय जैसे अडिग भी हैं आप। गुरुजी ये गानापन कनके लिख्याल मतलब तीनों माँ दिखे आज दिन आ जाकर जुगराज। उसमें एक लाइन है कि जो सारियों बटी हिटी की तू आई तो सारियों हो बंडी नाच। मतलब कमाल की है, कमाल की है। मतलब मैं जब सोचता हूँ कि यार ये कितना कितना गहरी बात लिखी है कि एक प्रेमी मतलब उन खेतों को भी, उन पगडंडियों, उन खेतों को भी मतलब आशीष दे रहा है कि जिन पे कि उसकी प्रेमिका चल के आई है, वो उनको भी आशीष दे रहा है कि जो सारी बिटी हिटी की तू आई तो सारी हो बंडियो नाच। मतलब वो कह रहा है कि जिन खेतों से चलकर तुम आई हो उन खेतों पर को भी आशीष दे रहा है। और आशीष क्या दे रहा है कि उन पे बंडी नाज हो, मतलब कि बहुत सारा अनाज हो। अब खेत के लिए अनाज से बड़ा आशीष हो क्या होगा? या फिर जैसे एक गीत मुझे ध्यान आ रहा है, अचानक यही बात करते करते है कि नयू नयू ब्योच मीठी मीठी छुई लगौला। बच्चों की जो बच्चे भी आ रहे हैं बड़े अच्छे कंठ के साथ आ रहे हैं, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो मुझे कमजोर लगता है। बॉर्डर के फौजी हैं, दूर दराज क्षेत्रों में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है। वो उनके गीतों के सहारे अपनी खुद भी सराहना चलो, अपने लोग वो गोला गुइंडा वो बाटा घाटा सब उससे कनेक्टेड है। माऊ की माटी है की कोशिश ये है कि ये जो जो नॉन जो गढ़वाली स्पीकिंग जो लोग हैं उन तक भी पहुंच सके। और ये किताब का पूरा विषय वस्तु ही इस रूप में है कि गढ़वाली में गीत दिए गए हैं 101 और उनकी व्याख्या दी गई है हिंदी में। उनके नंदा देवी के गीत, देवी के तो ब्रांड एम्बेसडर हो गए जी। बरखा झुकी नरेंद्र सिंह नेगी जी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है हम पहाड़ियों के लिए, उत्तराखंडियों के लिए। ये हमारे लिए वो लोग जो पलायन करके चले गए, उन्होंने जहां जहां बसे पहाड़ को कैसे अपने भीतर जीवित रखा, उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी के लिखे हुए शब्दों का, उनके भावों का, उनके गाए हुए गीतों का बहुत बड़ा स्थान इस चीज में रहा है। वो लोग जो गाँव में ही रह गए, जो इस इंतजार में रहे कि यहीं पर उनके लिए विकास होगा, यहीं पर उनके लिए परिस्थितियां बनेंगी। जब उनके पास कुछ भी नहीं होता था तो इन्हीं गीतों के सहारे वो जो चले गए हैं वो उनकी प्रतीक्षा में रहते थे। पहाड़ बदला, संस्कार भी बदले, बहुत कुछ परिवर्तन आया, लेकिन जो नहीं बदला वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का अंदाज था, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का साहित्य था, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी की कला थी। उनके लेखन के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, गोल्डन जुबली। और इसीलिए आज इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ ललित मोहन रियाल जी मौजूद हैं। आप साहित्यकार हैं, आप आईएएस सेवा में जो है सरकारी अधिकारी भी रहे हैं, सेवारत रहे हैं। लेकिन आज सर का ये परिचय काफी नहीं है। आज की बातचीत का विशेष मुद्दा ये है कि आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी पर पुस्तक लिखी है जो अब लोगों के बीच पहुंच रही है। और इस पुस्तक में उनके गीतों का आप ये समझ लीजिए कि कैसे उन गीतों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, कैसे उन गीतों ने पर्वत को जीवित रखा, पर्वत के संस्कार को जीवित रखा, पर्वत की आत्मा को जीवित रखा, उसकी बड़ी सुंदर विवेचना की है। संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं इस बातचीत में। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तराखंड में, आपने उनकी कई उनके लेख, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे उनके कार्टून्स बहुत पसंद है, जो अक्सर फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर सभी जगहों पर टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे कटाक्ष होते हैं कई बार उसमें, जो लोग बड़े क्लोजली वॉच करते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आज न्यूज़ बीट्स पर। ललित जी आपका भी, संजीव जी आपका भी। और ललित जी आपको मैं बधाई देना चाहती हूँ सबसे पहले तो इस पुस्तक के लिए।
लोगों के दिलों को ये किताब छू रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है। लेकिन आप जब ये किताब लिख रहे थे, उस वक्त आपके जहन में क्या था? बेसिकली नेगी जी को तो सुनते हुए ही हम लोग बड़े हुए हैं, और उनका गायन की शुरुआत और हम लोगों का बाल्यकाल, तो जो हमारा पहाड़ का जनजीवन है, हमारा जो अतीत है, जो अतीत पर आख्यान है, जो मौजूदा समकाल है, उसके जो इश्यूज हैं, जो दूरागत भविष्य की बातें हैं, उनका विषय वस्तु का वैरायटी बहुत विस्तार पाता है। तो रेडियो पे सुनते थे, आकाशवाणी नजीबाबाद रामपुर, लखनऊ से जो उत्तरायणी कार्यक्रम आता था, उसमें इस लोभ में कि उनका एक गीत सुनने को मिल जाए। तो संयोग ऐसा है कि उनके 50 ईयर्स उनके जो रचना काल के हैं, उनकी गीत यात्रा के हैं, तो अनायास ही मन में ये हुआ कि इन पर एक तबसरा किया जाए। तो वो कमेंट्री ऐसे करके, मतलब वो उसने विचार ने स्वरूप लिया। जी। भौल जब फिर रात खुलली, कल फिर जब सुबह होगी, ये किताब का शीर्षक है। और सर अगर आपके पास किताब होगी तो जरा दिखाइएगा एक बार, मतलब हम चाहेंगे कि जो लोग अभी तक जिन तक किताब नहीं पहुंचे, देखिए जी, ये आप किताब का कवर इस वक्त देख रहे हैं। और पहाड़ी में अगर आप इसके टाइटल को ट्रांसलेट करें तो भोल जब फिर रात खुलेगी, कल फिर जब सुबह होगी। जब मैं एक्चुअली इस किताब को देख रही थी, जब मैंने प्रस्तावना पढ़ी, अभी कंप्लीट तो नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जितने हिस्से से मैं गुजरी, मुझे ऐसा लगा कि उन उन गीतों के फ्लैशबैक में मैं चली गई हूँ। खैर हम तो उस समय बहुत छोटे थे, और अगर मैं अपना एक छोटा सा किस्सा इसके साथ जोड़ूं, जब बचपन में हम लोग पहाड़ों से निकले और दिल्ली में शिफ्ट हुए, हर कोई बेहतर भविष्य की तलाश में शहरों की तरफ आ गया। हम धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीकों से एडजस्ट हो रहे थे, स्कूल्स में एडमिशन, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, उन चीज़ों के साथ में एडजस्ट हो रहे थे। उस दौरान भी जब शायद आपके पास घर में टीवी नहीं था या बहुत ज़्यादा संसाधन भी नहीं थे, रेडियो अगर है उसमें एक टेप रिकॉर्डर, इनफैक्ट रेडियो नहीं, और एक कैसेट जो है वो घर में मुझे हमेशा दिखाई देती थी। उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी की फ़ोटो, जब मुझे उनका नाम भी पढ़ना नहीं आता था, उस फ़ोटो से हम पहचानते थे कि ये कोई स्पेशल आदमी है, इसके पीछे सब लोग घर के मतलब काफ़ी अपने आप को भावुक महसूस करते हैं। और अगर घर पर कोई मेहमान आएगा, जो आपके बाकी पहाड़ी रिलेटिव्स हैं, तो ये गाने ज़रूर बजेंगे। अच्छा, उस समय गाने समझ में नहीं आते थे उतने ज़्यादा, लेकिन वो धुन आप समझ रहे हैं, आप अपने पिताजी को गुनगुनाते हुए देख रहे हैं, आप अपने चाची को, अपनी बुआ को उनके साथ गुनगुनाते हुए देख रहे हैं। फिर आप गाँव जाते हैं, वही कैसेट आपको गाँव के घरों में दिखाई देती है, जहाँ पर अगर कोई खेतों की तरफ भी जा रहा है, तो गीत आपने चला दिए हैं, और अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को गुनगुनाते हुए, सुनते हुए आप अपने काम कर रहे हैं। तो संजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की ना नेगी जी के साथ अपनी विशेष स्मृतियाँ हैं। और जब जब 50 साल आप सोचते हैं कि 50 साल का लेखन उसको एक किताब में समेटना था, मुझे कई बार हैरानी होती है कि क्या हम लोग जिनके पास विशेष स्मृतियाँ हैं नेगी जी की, हम क्या उनको कभी एक ड्यू क्रेडिट दे पाए हैं एक पहाड़ी समाज के रूप में? ठीक है, सम्मान कई हुए होंगे, अवार्ड्स जो स्थानीय स्तर पर है वो भी कई हुए होंगे, पहाड़ी कम्युनिटी के कार्यक्रमों में तो वो जाते ही हैं। लेकिन जब जिस बात की तुलना मैंने शुरू में भी की कि असम में भूपेन हजारिका जी का नाम दिया जाता है, तो सर्वोच्च सम्मान से वो देश में सम्मानित हुए, हमारी सरकारें नेगी जी को एक पद्मश्री नहीं दे पाई, एक पद्मश्री नहीं हो पाया, जिस पर लोग अक्सर सवाल उठाते हैं। और अगर आप आगे बढ़कर देखेंगे, तो भी उनका नाम उत्तराखंड के फलक से आगे निकलकर जिस स्तर पर जाना चाहिए, जा सकता है और होना भी चाहिए, कहीं न कहीं हम उस चीज़ से चूके हैं। और इनफैक्ट सर की किताब, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, इतनी देर से क्यों आई है ऐसी कोई किताब? किसी ने इतने समय के बाद ऐसा कोई एफर्ट क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? जी मीनाक्षी,
दो बातें हैं आपने कही हैं कि हम एक समाज के तौर पे उनका ऋण नहीं चुका पाए अब तक। 50 साल हो गए हैं उनको लेखन करते हुए। हमारा इतिहास, हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान सब कुछ वो बाँचते हुए 50 साल हो गए हैं। और 50 सालों में निश्चित तौर पर हम उनको जो उनका ड्यू क्रेडिट था वो नहीं दे पाए हैं। उसकी 2-3 वजहें शायद हो सकती हैं कि एक तो वो एक दुनिया की सबसे मेरे ख्याल से कुछ चुनिंदा जो एकदम बहुत ही विलुप्त प्राय जो भाषा है या संख्या बल के लिहाज से बहुत मामूली जो हमारा नंबर्स है, शायद वो उसमें रचते हैं। देखिए उत्तराखंड की आबादी कितनी है और अगर हम प्रवासियों को भी जोड़ दें तो वो संख्या मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं है जो भारत की संख्या है। जो भारतीय भाषाओं की संख्या है उसमें बहुत बड़ा संख्या नहीं। उसमें फिर गढ़वाली है। गढ़वाली में भी मतलब तमाम तरह के क्षेत्रीय जो उसके विभाजन होते जाते हैं। तो कुल मिलाकर संख्या बल के लिहाज से हम बहुत कम हैं और वो नेगी जी उस पे काम कर रहे थे, उस भाषा पे काम कर रहे थे जिसका संख्या बल कम है। तो एक तो वो जो एक ऑर्गेनिक तरीके से आपकी संख्या बल जब ज्यादा हो तो आपको एक ऑर्गेनिक तरीके से जो ग्रोथ मिलती है वो ग्रोथ उनको नहीं मिल पाई है। वो अगर पंजाबी में लिख रहे होते, वो अगर भोजपुरी में लिख रहे होते, वो अगर और किसी भी भारतीय भाषा में जो देशज भाषाएं हैं अगर उनमें लिख रहे होते तो उनके एक ऑर्गेनिक तरीके से उनको उसकी ग्रोथ मिलती। तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाई क्योंकि हमारा नंबर्स कम था। नंबर कम था। दूसरी बात कि हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत समाज भी नहीं थे। अब जाके होने लगे हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में जिसमें नेगी जी ने अधिकांश अपना काम किया है, आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत समाज नहीं थे। तो फिर वो भी एक शायद वजह रही होगी। तो एक तो नंबर्स की कमी रही और दूसरी बात की जो सरकारों की तरफ से किया जाना चाहिए था वो सरकारों की तरफ से नहीं हुआ है। ये बात तो हर कोई कह रहा है कि सरकारों ने कभी हमेशा उनसे एक दूरी ही बनाई रखी। कीप डिस्टेंस वाला सरकारों का एक फॉर्मूला उनके साथ रहा है। उसकी वजह क्यों रही? उसकी वजह वही रही है कि नेगी जी खरी खरी लिखने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा किसी की लाग लपेट करते नहीं हैं। तो दोनों ही तरफ से मेरा मानना है कि समाज की तरफ से भी और सरकारों की तरफ से हम उनको क्रेडिट नहीं दे पाए। जो उनका बनता था वो हम उनको नहीं दे पाए हैं। और 50 साल बाद अब जाकर रायल जी ने ये प्रयास किया है और मेरे ख्याल से उसके पीछे भी उनकी यही भावना रही होगी कि एक समाज के तौर पर जो हमारी कृतज्ञता उनके प्रति होनी चाहिए वो अब व्यक्त की जाने के समय आ गया है। और मेरे ख्याल से शुरुआत है और बाकी लोगों को इस पे काम करना चाहिए। नेगी जी पे बहुत काम हो सकता है। उनका साहित्य पूरे पहाड़ में उत्तराखंड ही नहीं, अब जहां जहां भी दुनिया में पहाड़ हैं उन सब की दुख दर्द, उन सब की पीड़ा एक जैसी है। तो नेगी जी का साहित्य, नेगी जी के गीत संगीत उन सब के लिए के मायने उन सब के लिए हैं। उस पर काम हो सकता है और मेरे ख्याल से शुरुआत है। इसको आगे बढ़ना चाहिए और समाज को बढ़ना चाहिए। मैं सरकारों से फिर भी नहीं कह रहा हूँ, सरकारों की तो अपनी तमाम तरह की चीजें होती हैं, समाज को बढ़ना चाहिए। ये शुरुआत है। आज रयाल साहब ने आज इसको कहेंगे कि पवाण शुरू की है और ये पवाण अब जो है आगे बढ़नी चाहिए। क्या बात है। आपने एक चीज का जिक्र किया कि हम संख्या बल के लिहाज से छोटे थे, नंबर कम है, आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हुए। लेकिन अब जो हम आज का दौर देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि पैन इंडिया इफेक्ट है पूरे देश में। मतलब अगर कोई फिल्म बनती है तो उसको वो तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी बनेगी, वो अलग अलग भाषाओं में। मतलब अगर नॉर्थ साइड से, अगर मुंबई में बन रही है फिल्म या इधर हिंदी सिनेमा से बन रही है तो कोशिश की जाती है कि वो दक्षिण भारत में भी देखी जाए। या अगर वहाँ की जो फिल्में बन रही हैं, चाहे बाहुबली हो या बाकी जो वहाँ की फिल्में हैं, RRR हो गई या और जो नई फिल्में आई हैं, उन सबका इफेक्ट हम यहाँ नॉर्थ इंडिया तक देखते हैं। लोग मराठी सिनेमा बहुत देख रहे हैं, लोग बंगाली जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसे देख रहे हैं। तो भाषाओं के जो वो दायरे हैं वो कहीं ना कहीं टूट रहे हैं और एक पैन इंडिया इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इस मामले में जब हम नेगी जी के लेखन को देखते हैं, हम कहाँ पर चूके हैं एक समाज के रूप में? रयाल जी, पहले मैं चाहूंगी आप इस पर जवाब दें, फिर संजीव जी आप। गढ़वाली या नेगी जी का जो फलक है उसका दायरा पहाड़ी डायस्पोरा में तो वो इक्वली पॉपुलर हैं। इवन मैं तो कहता हूं कि जो प्रवासी समाज है वो उनको ज्यादा सराहता है, क्योंकि जो जितना दूर होता है अपनी जड़ों से उतना सामीप्य अनुभव करता है और ज्यादा खुदे ना जो ये खींचे तो वे तो घर की बात
जी। और जो दूर दूर है, जितना वो प्रवास में है, वो 7 समंदर पार है, वो महाद्वीप आइलैंड्स में है, तो वो जुड़ाव ज्यादा महसूस करते हैं। जब लोग फुटहिल्स में आए, महानगरों में आए, कस्बों में आए, तो एक जो है हीन ग्रंथि, जो नेगी जी का गाना है, मैं देहरादून वाला हूँ, मुझे पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, तो वो वानगी है उस बात की कि उन समाजों में क्या हुआ। और सबसे पहले बोली भाषा से नाता तोड़ा, कि हमारी जो हिंदी हम बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, उसमें पहाड़ीपन का पुट अगर आ जाए तो उसे भी छुपाने की कोशिश की, और अपने टोन, उच्चारण, आरोह अवरोह को दुरुस्त करने की कोशिश की। वो भावना, नेगी जी को क्रेडिट इस बात का जाता है कि वो उस दौर में भी, जब हम एहसास कमतरी का शिकार थे, वो पूरा पुरोधा की तरह ध्वज बुलंद करते हुए अपनी बोली भाषा और उसके ठेठ अंदाज में, उसे देशज मुहावरे में वो गाते रहे, लिखते रहे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका उनको क्या लाभ, हानि, मुनाफा, वो उन्होंने दरकिनार करके। लेकिन होता है कि साइकिल चलता है, कि चक्र है, माइग्रेशन की बात हम करते हैं, उसका भी एक मियाद होता है कि 300-400 साल पहले हम लोग कहीं से माइग्रेट होके ही आए थे, फिर उन्हीं जगहों पे पहुंच रहे हैं। भाषा की भी यही बातें होती हैं। और जैसे अभी संजीव भाई ने कहा कि भूपेन जी के साथ, वो भी असमिया तक थे, उनके साथ अच्छी बात हुई कि उन्हें गुलजार जी जैसा पुरोधा मिल गया। लेट 80s में दूरदर्शन पे गुलजार जी ने उनपे 40-50 एपिसोड्स का तबसरा किया, और फिर भारत भर में उन्हें सराहा गया कि ये तो बहुत गहरे कवि हैं, और ये तो मानवता, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद, खदान मजदूर, बागान मजदूर, रेलवे कुली, और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, ब्रह्मपुत्र का जो वहाँ पर प्रभाव है। तो बात वो है कि अब रविन्द्र ठाकुर जी की बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी गीतांजलि को खुद जो है अंग्रेजी में तबसरा किया कि होता है कि वो अनुवाद भर न रह जाए, वो भावानुवाद हो, बिल्कुल। और वो पूरा का पूरा उसमें जाना चाहिए जो कवि का मंतव्य है। तो ये बातें कि नेगी जी ने बहुत ऐसा जो है, उन्होंने मतलब हमारा समाज उनसे उऋण नहीं हो सकता कि बोली भाषा, विरासत, संस्कृति, रिचुअल्स, परंपरा, रीति रिवाज, इन्वायरमेंट। अब आप वो ऐसे ऐसे जंगली फलों के नाम लेते हैं, फूल उनके सारे जंगली हैं, बिल्कुल फूल उनके जंगली हैं, उनकी जो वेजिटेशन है, तो उन्होंने पीढ़ियों को संस्कारित करने का काम किया है। उसके साथ ही उन्होंने उसका दस्तावेजीकरण भी किया है, और वो चाहे वो डिजिटल मोड में है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में है, वो मतलब जो मुझे समझ में आया। मैं सर आपकी बात को यहाँ से आगे लेकर जाऊंगी, और तजीब जी आपको जोड़ूंगी इस बात में, क्योंकि गीतों का जिक्र आ गया कि कैसे उनके जो शब्द चयन है, या उनके गीतों में ही जो पहाड़ का जीवन है, उस जीवन की छोटी छोटी झलकियां जिस तरह से निकल कर आती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आजकल के बच्चों को कैसे पता होगा कि आप जैसे घास काटने के लिए घसियारी जा रही है, घास काटने के लिए, वो घास काटना भी उस जीवन शैली में एक इतना एक महत्वपूर्ण काम था, जहाँ पे शायद जो घर की नई नई बहू है ना, वो घर से अभी निकली है, और एक जो थोड़ा सा वक्त उसको मिला है जहाँ पर वो जो उसकी हम उम्र जो समझ लीजिए उसकी नंदे हैं, या गांव में कोई और सहेली बन गई है, उसके साथ कुछ मस्ती करने का वक्त है, या कुछ हंसी ठिठोली का वक्त है, मतलब वो जो मी टाइम होता है, वो उसका वो मी टाइम था। या फिर जैसे एक गीत मुझे ध्यान आ रहा है, वो अचानक यही बात करते करते है कि
नयू नयू ब्योच मीठी मीठी छुई लगौला। तो मतलब गाँव के माहौल में जहाँ पर उस दौर में मुझे याद है मतलब आई होप मेरे चाचा चाची ये वीडियो ना देख रहे हो, जब उनकी शादी हुई आज से कितने साल पहले, मतलब कम से कम 26-27 साल पहले की बात है, हम बच्चे थे, मैंने देखा उनकी शादी हुई। हमने चाचा चाची को आपस में बात करते हुए आई थिंक मैंने शायद 5 या 6 महीने के बाद देखा, सबके सामने। मतलब वो ठीक है, वो आपस में बात, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा प्राइवेसी में और उस तरह से। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पे शर्म, लिहाज, पर्दा, बेशक हमारे यहाँ घूंघट वगैरह ये सब प्रथा नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो नई नई शादी हुई है तो जब या तो वो दोहर बाट के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे उस नए कपल की बात हो रही है, या फिर जो भी चिट्ठी पत्री संवाद हो रहा है वहां पर बात हो रही है। तो जब दोहर बाट के लिए जा रहे हो तो नई नई ब्योच मीठी मीठी छुई लगौला, ये जो एसेंस पकड़ना है, या फिर 3 चिट्ठी किलैनी भेजी, नीमी कर दूँ तो ऐसे बात, चल छोड़ दे मेरे हाथ, 3 चिट्ठी किलैनी भेजी। तो वो उल्हाना है जो प्रेमिका या अभी जो नई-नई दुल्हन है, वो अपने पति को या प्रेमी को ये उल्हाना दे रही है कि मैं यहाँ खेतों में काम कर रही हूँ, यहाँ रह रही हूँ, तुम वहाँ काम कर रहे हो शहर में और मेरे को चिट्ठी नहीं भेजी। और वो कहता है कि अ, तू रहंदी बणू माँ, वो कहता दे जान दे, मतलब डाकिया किसको चिट्ठी देकर जाता, तू वनों में रहती, काम कर रही होती, बदनामी की डौरों नहीं भेजी, कि बदनामी के डर से चिट्ठी नहीं भेजी। तो ये जो छोटे-छोटे जीवन के पहलुओं को पकड़ना, गीतों में पिरोना और उस गीत का सुपर हिट हो जाना, ये पता चलता है कि दिल से बात निकली, कागज़ पे उतरी, ज़ुबान में गीत के रूप में सामने आई और सीधे कहते हैं ना, जैसे अगर मैं बड़े हल्के अंदाज़ में कहूँ कि ठाएँ से लगती है आपको, तो हर पहाड़ी को वो चीज़ जो वो मिस करता था शहर में रहकर या उस जीवन से निकलकर, इस तरह से पहाड़ के साथ में जोड़ती थी। आजकल में कौन लिखता है ऐसे? बिल्कुल, इसका थोड़ा-सा मैं जवाब मतलब जो अपनी बात रख लेता हूँ, रयाल जी तो जोड़ेंगे ही इसमें। नेगी जी के साथ ना जो कमाल की मतलब उनकी जो डिलीवरी है, डायलॉग डिलीवरी है, जो वो मतलब व्यक्त करते हैं, वो बहुत कमाल की है। नयू नयू ब्योच में तो वो बोलते ही हैं कि भोल पर स्यूं बटिन कुंगड़ियों जानतिन। तो वो मतलब चीजों को समझा भी रहा है और लोक जीवन का सच भी अपनी प्रेमिका के सामने, एक नई नई शादी हुई है उसके सामने और उसको लोक जीवन के सच से भी बयां उसको कर रहा है। वो चीजें तो उनको दिख रही हैं, वो बयां कर रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें भी बयां कर जाते हैं अपने गीतों में कि जो हमारी सोच से, हमारी कल्पनाओं से परे है। और जब वो लिखते हैं, गाते हैं, तो मैं पर्सनली अवाक रह जाता हूँ कि यार कितनी गहरी बात कर दी। मतलब यार ऐसा भी कोई सोच सकता है। मैं अपना एक तजुर्बा एक गाने को लेकर बताऊं। मैं अक्सर उस गाने को लेकर, अभी 2-3 दिन पहले भी नेगी जी से मैं मिला था, तो मैंने उनसे फिर वो कहा था कि गुरुजी ये गाना अपन कनके लिखे मतलब कि वो लाइनिंग है उसमें कि एक गाना है उनका कि बंडी दिनुमा दिखे आज। तो वो मतलब एक एक शायद प्रेमी युगल है जो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो उस पे वो गाना है कि वो फिर वर्णन कर रहा है कि बंडी दिनुमा दिखे आज, दिन आ जाके जुगराज। उसमें एक लाइन है कि जो सारियों बटी हिटी की तू आई, तो सारी हो बंडी नाच। मतलब कमाल की है, कमाल की है। मतलब मैं जब सोचता हूँ कि यार ये कितना कितना गहरी बात लिखी है कि एक प्रेमी मतलब उन खेतों को भी, उन पगडंडियों, उन खेतों को भी मतलब आशीष दे रहा है कि जिन पे कि उसकी प्रेमिका चल के आई है, वो उनको भी आशीष दे रहा है कि जो सारी बिटी हिटी की तू आई, तो सारी हूँ बंडियो नाच। मतलब वो कह रहा है कि जिन खेतों से चलकर तुम आई हो, उन खेतों पर को भी आशीष दे रहा है। और आशीष क्या दे रहा है कि उन पे बंडी नाज हो, मतलब कि बहुत सारा अनाज हो। अब खेत के लिए अनाज से बड़ा आशीष हो क्या होगा? खेत के लिए अनाज से बड़ा आशीष क्या होगा? और हमारा कभी वहां तक पहुंच रहा है। वो कमाल की है। मतलब मुझे उनकी बल्लेबाजी में मतलब सचिन तेंदुलकर की जो 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 मतलब शॉट होते थे ना, मैंने देखा है कि शोएब अख्तर को शॉट मारना और वो 6 पहुंचा देना उनकी बाउंसर पे। और अभी वर्ल्ड कप के T20 फाइनल में हमने वो सूर्य कुमार यादव को कैच देखा। वो मतलब वो उससे भी आगे है कि उनके पास सब कुछ, वो उतना ही मुझे चौंकाते हैं, उतना ही मुझे हतप्रभ करते हैं और उतना ही मुझे अवाक कर जाते हैं। मेरे कवि अद्वितीय हैं और गजब के हैं, गजब के। मैं जब भी उनके गानों को सुनता हूं तो
मैं कुछ मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे एक ऐसा व्यक्ति की जो जुबान जिसके पास ये ईश्वर ने नहीं दी है और वो व्यक्त ना कर पाता हो, बट उसका रोम रोम जानता है कि वो क्या फील कर रहा है। मेरे तो ये तजुर्बे हैं उनके बारे में। सर। संजीव भाई का जो अभी गीत इन्होंने छेड़ा था, उसी में मैं ऐड करूंगा कि बंडी दिनों में दिखे आज, तो उसमें देखिए ना कि जो भी उसकी वापसी में, उसके प्रत्यागमन में सहायक है, वो सब उसके, वो शुक्रगुजार है उसका कि देना रया वो बाटा घाटा, उन राहों को, उन पगडंडियों को, राजी रया वो दिशाधार, वो डायरेक्शन को भी और पर्वत श्रेणी को भी थैंकफुल है उसके लिए कि मतलब नेगी जी का कमाल क्या है कि वो कंप्लीट पैकेज देते हैं, मुकम्मल तस्वीर देते हैं, वो छेड़ के किनारे नहीं होते। जो कहते हैं ना कि उनकी जो कल्पना शक्ति इतनी उर्वर है और लोक का वो पूरा परिदृश्य, पूरा कोलाज रचते हैं। उसी गाने में कि फूल्या फल्या वो जो पाखा पेंडा, मतलब खाई को भी आशीर्वाद है उसमें, फूल्या फल्या वो पाखा कांडा, हैरा भरिया मुंह डोकरियों की, मतलब वो पगडंडी के लिए भी हरा भरा होने की बात। अब देखिए उसमें लोक विश्वास कैसे आता है कि ब्यारे बेटी भबरानी रहे आग, लोक विश्वास, शकुन शास्त्र, और बिनसरी बेटी बसुण रहे काग, घबरानी काग, आसनी टूटनी दे तीन कागा। अब जो है कागा तेरे मुंड सुनो को ताज, मैं इसको सतपथ ब्राह्मण में जब जल प्लावन की घटना होती है और सारा का सारा फ्लोरा फोना है ना सब खत्म हो जाता है और वैवस्वत मनु महाराज मछली में नौका लगा के सारी स्पीसीज सब एक एक करके रख रहे हैं नई सृष्टि के लिए। तो वे में आउंदी है ना कि जो दगड़े वो कजाण छ अरुंधति, तो कागा तो वो वछ बुनी कि यूं नहीं रखण बोली बहुत कर्कश बोल दो बोले तो वो के लिए मना कर रही थी कि नई सृष्टि जो हम रच रहे हैं वे मैं ये नहीं ले जाना। तो मनु महाराज ये जानते थे कि वहां तो अच्छा बुरा कर्कश सुरीला सबकी जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने मनाया अरुंधति को कि तेर मैथ बिटिन जो राय बार आंदो तेर मैथी आनना तो पहली सुबेरी कागज तो बोल दू। तो मायके से उसको रेडी किया उन्होंने। अच्छा, इसी में जो हम कह रहे हैं कि कागा तेरा मुंडो सुनो ताज, मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य है पद्मावत, और उसमें तोता है, हीरामन तोता ना। तो नागमती जो रानी है उसकी, रतन सेन की, वो ये कहती है कि अगर तू खुशखबरी लाया तो मैं तेरी चोंच को सोने से मढ़वाऊंगी। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि नेगी जी पर पद्मावत का कोई असर है, लेकिन इन ब्लेसिंग्स में कि कौवे तुम खुशखबरी लाए हो, तुम शकुन बोले हो और तुमने हमारी आस नहीं टूटने दी है, इसलिए हम तुमको क्राउन पहनाएंगे गोल्डन। तो मतलब फिर उसमें ना कि केला कुएं का द्वार सजोणो 14 दिशा मंगल बढ़े, मतलब बंधनवार सज रही हैं वो। तो वो इतना सुंदर जो हमारा वो जो सांस्कृतिक पक्ष है जिसे हमने भूला बिसरा दिया है, जिसको हमने प्रैक्टिस में छोड़ दिया है, वो उसको बार बार आपको नॉक करते हैं कि ये आपकी पहचान है। जी सर एक बात और बताइए, क्योंकि ये पुस्तक लिखने की जो पूरी यात्रा रही है, आपने तो
हर गीत की एक-एक लाइन को जिस तरह से किताब में विवेचना की है, जो शुरुआती जितना मैं पढ़ पाई हूँ, वहाँ तक की बात अभी कर रही हूँ। जिस तरह से आपने गीतों की बारीकी को पकड़ा है, आई एम श्योर कि बहुत करीब से आपने नेगी जी को भी देखा है। एक तो आपका एक श्रोता के रूप में अनुभव होगा, एक वन ऑन वन कम्युनिकेशंस जितनी हुई होंगी, उनकी जीवन यात्रा को आपने जब समझने की कोशिश की होगी कि गीत कहाँ से आ रहे हैं ये, इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि नरेंद्र सिंह नेगी जी को जब हम आज उनके बारे में, उनके लेखन के 50 वर्षों पर ये पूरी बातचीत कर रहे हैं, वो गॉड गिफ्टेड हैं या ओवर द इयर्स आपको लगता है कि उनका ये लेखन या ये जो तुलनाएं, जो उपमाएं वो अपने गीतों में दे रहे हैं, जिस तरह से पहाड़ी जीवन और यहाँ की संस्कृति को उसमें पिरो रहे हैं, ये ओवर द इयर्स ग्रो हुआ है? एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। What are you saying? Yeah. I can't believe this. और मतलब दूर से जैसे कहीं दिखी मंच पे तो ऐसे करके दुआ सलाम। मैं एक और खुलासा करूंगा, पत्रकार हो तो थोड़ा सा रयाल सर के बारे में एक और खुलासा करूंगा, अगर इसके बाद में मतलब कर ही लूं मैं सर, अगर आपकी अनुमति हो। एक तो रयाल सर ने कहा है कि नेगी जी से मिले नहीं है, और दूसरा खुलासा ये है कि रयाल साहब के रूप में आप जब अभी हम जब बात कर रहे हैं तो आप 50% गढ़वाली में बोल रहे हैं। जब मैं आपके दफ्तर में बैठता हूं तो आप 50% गढ़वाली में बोलते हैं। जब मैं आपसे निजी तौर पर मिलता हूं तो भी आपका, तो एक तो आपकी बोली भाषा 50% गढ़वाली है, अपनी दुध बोली है, और आपका जीवन जो है पूरा तरह से एक मतलब एक पहाड़ी मनखी का जो जीवन है उस रूप में जीते हैं। और बड़ा खुलासा ये है, उसमें ब्रेकिंग न्यूज है कि रयाल साहब कभी पहाड़ के गांव में रहे ही नहीं है, मतलब इस रूप में आपने जीवन नहीं बिताया है, आपका सारा जीवन खादर में बीता है। इसके बावजूद आपने पहाड़ को और पहाड़ के जीवन को अपने आप में उतारा है, उसको अपने आप जी रहे हैं उसको, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक जैसे आपने नेगी जी से नहीं मिले और नेगी जी के बारे में इतनी बड़ी किताब लिखी है 400-450 शब्द की, वैसे आप गढ़वाली के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे शासन में, सरकार में, और आपने कभी उसमें उस रूप में आप नहीं रहे हैं, आप खादर में रहे हैं, उसमें भाबर इधर नीचे रहे हैं। दूसरी बात कि शायद इसकी वजह शायद सर मैं जहां तक समझ रहा हूं कि नेगी जी का साहित्य बड़ा इसमें योगदान रहा होगा। ऐसे लोगों के पास जिनका जीवन पहाड़ में नहीं बीता, उन तक हमारी बोली भाषा अगर किसी रूप में पहुंच रही है तो वो नेगी जी के रूप में पहुंच रही है। तो अब सर अब आप थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिए, मैंने एक आपके बारे में एक जानकारी ये दी थी दर्शकों को। मैं तो मतलब यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये कैसे संभव है। मेरे को इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप नेगी जी से कभी मिले नहीं, और किताब के जितना हिस्सा मैंने अभी तक पढ़ा है, जिस बारीकी से वो लिखा गया है, ये संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति उनसे पर्सनली ना मिला हो, उनके साथ कम से कम नहीं तो 6 से 7 घंटे की सिटिंग ना की हो, और उसके उन सब के बिना ये किताब तैयार हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो एकलव्य जो है द्रोणाचार्य को देखते देखते जिस तरह से उन्होंने अपने Exactly. दीक्षा ली है ना, कि दूर से आप बस एक प्रतिबिंब देख रहे हैं, या दूर से आप उनको इमेजिन कर रहे हैं, और वो करते 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 आपने पूरा एक मतलब एक किताब तैयार कर दी। अद्भुत है सर, ये अद्भुत है, अनबिलीवेबल सर। मतलब नेगी जी का असर देखिए कि निर्जन वीरान जंगल में घसियारी अकेली है और वो घास लकड़ी काट रही है, केवल नेगी जी के गीत का आलाप लेके, उसका सहारा है उसे। बॉर्डर के फौजी हैं, दूर दराज क्षेत्रों में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है, वो उनके गीतों के सहारे अपनी खुद बिसराना चलो, अपने लोग वो गोला गुइंडा वो बाटा घाटा सब उससे कनेक्टेड है। हमारा एक बहुत बड़ा तबका है जो महानगरों में है, तो जो बच्चे हैं जिन्होंने वहीं जन्म लिया, कस्बों में, शहरों में, नेगी जी के गीतों के जरिए उन्होंने यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति, उस सबको सीखा। हल्दी हाथ के कैसेट उससे उन्होंने, बच्चों ने, चाहे उन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उसके
शब्दों के मायने समझे हों, लेकिन शब्द वहीं से लिए उन्होंने उनके गीतों के जरिए। उनके नंदा देवी के गीत, देवी के तो ब्रांड एम्बेसडर हो गए। जी। उसके बाद मैंने देखा है यहाँ पर फुट हिल्स से जब पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सवारियां निकलती थी बसों में, हमने ऋषिकेश, चंद्रभागा, कोटद्वार, रामनगर में वाहन चालकों को नेगी के कैसेट के लिए झगड़ते हुए देखा है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की जो यात्रा होगी वो प्लेलिस्ट में नेगी होंगे, ओनली नेगी। दूर दराज में जो सरकारी कर्मचारी, टीचर्स, गैर भाषा भाषी टीचर्स, जो नॉन गढ़वाली स्पीकिंग, नेगी के कैसेटों के सहारे उन्होंने अपनी दुर्गम की सेवाएं काटी। तो अच्छा, उनका होता क्या है ना कि संबोधन उनका समाज को है, लेकिन उसका असर व्यक्ति दर व्यक्ति, फैन फॉलोइंग अक्रॉस द सोसाइटी, कि सब अपने अपना मतलब का निहितार्थ उसमें से निकालता है जिसको जितने की जरूरत है। तो ये कमाल है उनमें। और हम लोगों के लिए तो ये गौरव की बात है कि जैसे फिराक गोरखपुरी कहते थे ना कि आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी हम असरों, तो हम लोगों ने उन्हें मंचीय प्रस्तुति देते हुए लिविंग लेजेंड को अपने सामने देखा है। जी बिल्कुल। संजीव जी, ये जब जिस तरह से सर ने अभी गीतों का जिक्र किया कि कैसे लोग उनके कैसेट के लिए लड़ रहे हैं, हमने तो वो दौर भी देखा कि जब मेरे ख्याल से एज ए गिफ्ट भी कैसेट्स दी गई हैं, और जो पहाड़ी समाज माइग्रेट होकर यहाँ पे शहरों में आया, एक ही घर में अगर 6-7 लोग भी रह रहे हैं, और होता है ना कि चलो अब मैंने अपना अलग किराए पे घर ले लिया तो अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो जो वो आधा सामान जो बटता था उसमें से वो कैसेट भी होती थी जो बटती थी कि मीन ये कैसेट का ले जान जरा, हाँ तो मैं कि और दिन भी दे दो कहता है। तो ये चीज होता था कि कभी तुम्हें आगे फिर दे देंगे, अभी ले जाने दो मेरे को। तो मतलब कैसेट के लिए भी ये चीज होना ये दर्शाता है कि आप किसी के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं, और वो क्यों है, वो इसीलिए है ना क्योंकि जिस पहाड़ को हम मिस कर रहे हैं, जहां पर हम होना चाहते हैं, वो उन गीतों के जरिए हम तक पहुंच रहा है। जैसे एक गीत मुझे ध्यान आ रहा है, ये मेरे सबसे पसंदीदा गीतों में से एक है, मेरा डांडियो काठियों का मुलक जैली बसंत ऋतु माँ जैली। मेरा वो डांडू काठों का जो मेरा देश है, जो मेरा क्षेत्र है, वहां जाना है तो वसंत ऋतु में जाना। तो ऋतुओं का जो संगम उनके गीतों में है, जो यहाँ की दैवीय परंपरा है, जैसे सर ने कहा कि देवी के तो ब्रांड एम्बेसडर है, मैं तो अखबार और डिजिटल के हिसाब से सोच रही हूँ तो ये तो हेडलाइन है एक, देवी के वो ब्रांड एम्बेसडर है। नंदा जात को लेकर जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की। तो आप ये सारे गीत है, जब एक वो त्रिजुगी नारायण वाला जो उनका गीत है जिसमें पार्वती को मैत्रियक, शिव जी का सौरास, तो शिवजी और पार्वती को लाइक अ लिविंग थिंग इस तरह से अपने सामने प्रस्तुत करना कि हाँ पार्वती का मायका है, शिवजी का ससुराल है। तो ये वो डेटी नहीं है जो एक ट्रांसेंडेंटल रेल्म में है जहां तक आप पहुंच नहीं सकते। वो ऐसे ही है जैसे अभी अब आप हम तीनों एक साथ इस विंडो में दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आप शिवजी और पार्वती को अपने साथ देख रहे हो। तो ये जो क्लोज एसोसिएशन है, ये अपने गीतों के जरिए लोगों के भीतर, कहते हैं ना संजीवनी फूकना उसकी, ये अद्भुत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह के गीत लिखे जाते हैं, जब हेलो गाइस हाय गाइस वाली जो एक पूरी भाषा शैली गीतों में झलकती है, तो नरेंद्र सिंह नेगी उस वक्त में एक इंस्टीट्यूशन की तरह दिखाई देते हैं, एक सोच की तरह दिखाई देते हैं, एक क्रांति की तरह दिखाई देते हैं। जी, इसका मैं या सर चले मैं बोलता हूँ। मुझे जो एक बातें कहनी, मुझे जो एक बातें इसमें कहनी, एक तो कैसेट वाली जो आपने बात कही थी ना, थोड़ा सा मैं उसमें फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। देखिए वो आज से 20-25 साल पहले की बात थी, जब हमारे पास स्मार्टफोन तो नहीं थे, हमारे पास कैमरे भी नहीं थे, कैमरे हर किसी की रीच में नहीं थे, कुछ लोगों के पास उस समय रहे होंगे। और
तो हमारे पास पहाड़, जब हम लोग दिल्ली में पहुंचते थे या किसी भी महानगर में जब पहाड़ से लेके नीचे उतरते थे, तो पहाड़ हमारे पास वहां किस रूप में पहुंचता था? जो थोड़ी बहुत जब गांव से हम निकलते थे तो जो फंची या जो लुटरी कुटरी जो होती थी अनाज की, वो तो हमारी किचन में खप जाती थी। तो फिर हम पहाड़ को अपने ड्राइंग रूम में कैसे याद करेंगे? कैसे याद करते थे? वो हम नेगी जी के गीतों के रूप में याद करते थे। नेगी जी का चेहरा, नेगी जी की कैसेट, और उनके उसमें वो बैकग्राउंड में पहाड़, नदी, हिमालय या पहाड़ी लोक जीवन का कोई दृश्य, वो हमारे ड्राइंग रूम में होती थी। तो उस रूप में पहाड़ को हम लोग वहां पर याद करते थे, फिर उनको सुनते थे बार बार। आज तो हमारे मोबाइल, आप तो हमारे पास मोबाइल है, हम लोग गांव में जाते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं या गांव से ऑनलाइन देख लेते हैं या तमाम अपनी यादें सोशल मीडिया पे जारी करते हैं। तो पहाड़ आज हमसे उतना दूर नहीं है, लेकिन उस जमाने में पहाड़ बहुत दूर था, और नेगी जी के कैसेट्स उस दूरी को घटाने का एक पुल का काम करता था। इसलिए जब कोई घर से कोई सदस्य दूर जाता था, तो वो जो जो चीजें थी, जो अमूल्य चीज थी, उस पर भी बात चलती थी कि कुछ दिन मैं रख लूंगा, कुछ दिन ये होगा। दूसरी बात जो आपने दूसरी बात कही है, खासकर रयाल संडे की, नंदा राजात के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। निश्चित तौर पर देखिए, एक जब कोई लोकप्रिय या कोई जो बड़ा नाम बन जाता है, तो वो तमाम तरह से चीजों को ना आगे बढ़ाता है। वो जो उस लोक में जो चीजें नहीं होती हैं, उसकी भी शुरुआत करता है। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ। पहाड़ में जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, हमारा गांव वो बहुत दूर नहीं है, ऋषिकेश से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। फुट हिल्स एक तरह से हम लोग वहां पर हैं। तो नंदा जो बेसिकली है, वो तो उच्च हिमालय क्षेत्र की देवी, मतलब वहां उस रूप में उसको ज्यादा पूजा जाता है। हमारे क्षेत्र में उस रूप में नहीं पूजा जाता। हमारे क्षेत्र में दुर्गा के जो दूसरे स्वरूप हैं, उस रूप में हम दुर्गा को पूजते हैं। लेकिन जब 2000 के आसपास, जब शायद 2000 के ही 2002-2001 के आसपास जब नंदा राजात जो हुई, और उसके बाद जो नेगी जी ने जो नंदा राजात पे जो कैसेट्स निकाली, बल्कि उसका वीडियो एल्बम उस समय आया था, उसके बाद तो नंदा, मतलब हमारे इलाके में भी हम लोग उसको उसी श्रद्धा, हमने तो नंदा को उस रूप में ही जाना है। मैं सही मायने में कहूँ कि हम लोगों ने तो उसी रूप में जाना, या हो सकता है मेरी उम्र उस समय कम रही हो, तो मैंने उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन नंदा का जो पहला जो मेरे सामने आता है किसी रूप में, मैं उसी रूप में आता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में नंदा की न तो वहां से डोली निकलती थी, न छतौनी, न हम राजजात में हिस्सा लेते थे। राजजात का हिस्सा तो वो एक उच्च हिमालयी क्षेत्र जो आसपास का है, उसमें के आसपास निकलती है, और वहीं से लोग उसमें प्रतिभाग भी करते हैं। तो जब उन्होंने गाया, तो फिर नंदा तो हमारे लिए भी, हम भी उसको जान पाए, और हम भी उसकी उतनी ही श्रद्धा भाव से उसको करते हैं। तो नेगी जी ने उन समाजों तक भी, अब देखिए ना, मतलब बहुत उच्च हिमालयी क्षेत्र का एक कोई कल्चर था, कस्टम्स था, वो हमारे पास भी पहुंचा। तो नेगी जी ने पूरे हिमालय को, पूरे उत्तराखंड क्षेत्र को एक किया है, सांस्कृतिक रूप से एक किया है। हम तमाम ऐसे शब्दों को जो कि हमारे क्षेत्र में नहीं थे, वो श्रीनगरिया में थे, नागप्रिया में थे, या इधर रवाल्टा में थे, या टिरियाली में थे, उन शब्दों को अगर सीख पाए हैं या जान पाए हैं, तो वो नेगी जी की वजह से जान पाए हैं, सीख पाए हैं। उस आदमी ने हमको एकीकृत करने में, वरना हमारा समाज तो पट्टियों में बंधा हुआ समाज था कि ये पट्टी है, वो पट्टी है। बहुत भूगोल की दिक्कतें थी, संचार की दिक्कतें थी। उस आदमी ने अगर इनको एकीकृत किया है, तो एक किसी ने अगर किया हो, तो नेगी जी ने किया है। ये उस आदमी का हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग संख्या बल के लिहाज से बहुत मामूली है। अगर हम उसमें भी, लेकिन दिक्कत क्या थी कि हमारे पास बहुत सारी, मतलब दूरियां थी, भौगोलिक दूरियां थी। तो उस आदमी ने एक एकीकृत समाज के तौर पे हमको तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। अच्छा, ये जब इस पुस्तक की हम बात कर रहे हैं जो ललित मोहन रियाल जी ने लिखी है, इसमें सर आपने 101 गीत छांटे हैं। 101 गीतों का पर जो है इसकी उनकी विवेचना की गई है। और संजीव जी, आपका मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रही थी एक दिन, और उस पोस्ट की एक पर्टिकुलर लाइन ऐसी है जो मैं अपने दर्शकों के लिए सीरियसली यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ। मैंने इस पोस्ट को अपने सामने खोल के रखा है। हाँ, तो ये संजीव जी के फेसबुक प्रोफाइल की एक लंबी चौड़ी पोस्ट थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ रही हूँ, जिसमें वो इस किताब का जिक्र कर रहे हैं। कल फिर जब सुबह होगी टाइटल वाली इस पुस्तक की यात्रा की जानकारी मुझे भी है थोड़ी बहुत। रियाल जी ने इस काम पर करीब 1.5 बरस दिए, और लेखक ने इस दौरान अपने प्रिय कवि के एक गीत को कई बार जिया, एक लाइन को कई बार बींगा, और फ्लैशबैक में जाकर उसे जहन में उतारा। लेखक यहाँ तक पहुंचे कि बरखा झुकी ऐगे गीत में कितनी बार अरा ररा, सरा ररा, गरा ररा, झरा ररा आता है,
और हर बार जब वो आता है तो वो क्या फील देता है, इसे तक डिस्क्राइब किया गया है। तो जिन लोगों ने, आई थिंक पहाड़ियों ने तो सुना ही होगा ये गीत, जिन्होंने नहीं सुना है वो एक बार गूगल करके इस गीत को जरूर सुने। मैंने देखा है अक्सर होता है ना, बारिश का अभी जैसे सीजन चल रहा है, सावन के वक्त में अचानक से यूट्यूब पर आपको बारिश के बेस्ट 10 सॉन्ग्स, बेस्ट 50 सॉन्ग्स, ये सब आपकी सजेशंस में आने लग जाते हैं। लेकिन एक बार जरा पहाड़ की बारिश का इस गीत को जरा एक बार आप सुनिए और फिर अपना अनुभव बताइएगा। तो बरखा झुकी है गे, डांडियो कुहड़ी छह गे, जिसने पहाड़ की बारिश देखी होगी वो इस गीत को सुनने के बाद मुझे लगता है उसकी आत्मा शायद एक बार फिर से सराबोर हो जाएगी, भीग जाएगी बारिश से। तो सर मैं चाहूंगी आप जरा एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जितनी बार इस गीत में ये अरारारा, सरारारा, गरारारा आया है, ये आपने इसको कैसे डिफरेंशिएट किया है इनके भावों को हर बार? इसमें जो आप बता रहे हैं ये बरखा शीर्षक का गीत है, बरखा नाम है इसका, मतलब साउंड से डिफरेंट है, ये साउंड इज अनदर साउंड। जी 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 हाँ। तो इस गाने की जो ओपनिंग लाइन है शुरुआती, वो है गरारा ए गेरे बरखा झुकी है कि, मतलब इसमें गरारा है कि वेग अच्छा, है, हाँ आगे प्रवाह है प्रवाह प्रवाह है। सरारा डांडियों कुएड़ी छेगे, मतलब वो सर्व से फैल रहा है इसलिए सरारा वेग है इसमें जी, जो पहले प्रवाह है, इसमें वेग है। बारिश का साउंड अलग है। आगे है कि जो घसेनिया है वो जंगल घास, तो ये ले नांदी कि तररा घसियानियों की झूली रुझेगी, वो तररा आ रहा है, इसमें नाद अलग है। और जब बोडा छत्रु घर रह जांदू तब से कि अररा बोडा को छत्रु घरे रह गए, डेरे रह गए, तो अररा वाला जो है ये विस्मय बोधक है कि अरे राम वाला, हाय राम, अरे रे रे, ना अररा इसमें आ रहा है। अब जब वह दादा भीतर भीतर सरकुणु जब धुरपुल चूणु च तो तब बोलू कि थरारा दादा भारी जाडोगे, वो थरथराहट वाला थरारा है, सारी साउंड्स अलग है। फिर जो है वो आता है ना कि बौ की नजर धारपुर स्वामी आना होल गौर ना, मतलब वो अपना मेकअप कर रही हैं और उसमें वो कहते हैं ना कि सुरमा लगियों मुंड बदियों से स्कूल या नौनियों की सौर, तो वे मैं औंदू की झरारा बौ की जुकड़ी झुरे गए, मतलब सबके लिए ध्वन्यात्मकता अलग है, नाद अलग है। और ये कौशल होता है कवि का, रचनाकार का, जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हर चीज में और वो मीनिंगफुल है सारी बात। जी मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाहूंगी कि शायद खैर मेरी उतनी समझ नहीं है कि मैं इन सभी शब्दों और इनके, चाहे वेग की बात है, प्रवाह की बात है, जहाँ उसकी सॉफ्टनेस की बात है, इन भावों को इस कहते हैं ना, एक हर एक गीत का अपना एक सौंदर्य शिल्प है, तो उसका जो श्रृंगार रस है बेसिकली, वो आज सर आपसे समझ में आया, वरना मैं भी कभी इस गीत की इस गहराई में नहीं उतर पाई थी। और मुझे लगता है यही इस किताब का एसेंस भी है, जो 101 गीत चुने गए हैं और वो गीत अपने आप में कैसे मास्टरपीस है, वो ये किताब पढ़ के डेफिनेटली पता चलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस किताब का लिंक दूंगी, तो आप में से जो लोग भी पुस्तक पढ़ना चाहें वो उस लिंक पे जरूर जाएं। संजीव जी, अब इस बातचीत के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। तो हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों का जो उनकी जो भाषा शैली है, उनका जो अनुभव है, उन अनुभवों को कैसे पिरोते हैं, ये सब बातें की। लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि हम कहते हैं ना कि एक लेखक समाज को झकझोरता है, तो उस समाज में उन देश काल परिस्थितियों में नेगी जी के इस नहीं भूला जा सकता कि उन्होंने राजनीति को भी जब जब जो मैसेजेस देने थे वो बड़े कड़े शब्दों में दिए, उसमें कहीं कोई झिझक, कहीं कोई लिहाज, या कहीं पर कोई कहता है ना कि चलो पोलाइटली कहकर आप निकल गए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। नौछेमी नारेना जैसी बात हो, सरकारी नौकरी में होते हुए जो उस समय के पहाड़ी समाज में जो परेशानियां हैं या जो दिक्कतें हैं, उनको अपने गीतों के जरिए उजागर करना। उनको भी कई लोगों ने एडवाइस किया होगा, भाई मत करो, अभी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आप नौकरी में हो, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके बावजूद लेखक के भीतर का जो वो अग्रेशन था, वो एग्रेशन ना सिर्फ लेखनी में झलका, बल्कि इस कदर झलका जो मासेस तक मतलब पहुंचा है।
और ऐसे आज के जी दौर में बड़े कम उदाहरण होंगे, बहुत कम उदाहरण होंगे। बिल्कुल कम है। और लोग समाज से मतलब ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं कि देखिए साहित्यकारों के साथ और कवियों के साथ बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उनको जनरली मतलब सरकार का मतलब एक तरह से का आसरा चाहिए होता है किसी न किसी रूप में। ये हम जनरली देखते आए हैं, हम चाहे मतलब तमाम बॉलीवुड के कलाकारों को देखते हैं, वो इसीलिए खामोश होते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कुछ काम चाहिए होता है सरकारों से। मार्केट आपका ज्यादातर हमने संस्कृति कर्मियों को हमने ज्यादातर देखा है। नेकी जी इस मामले में विरले हैं, वो सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार से पंगा लिए जा रहे थे, अब तो उनको लेना ही है। वो सरकारी नौकरी में रहते हुए, और वो उस समय उत्तरकाशी के जिला सूचना अधिकारी थे, जबकि वो उत्तराखंड आंदोलन के गीत लिख रहे थे और प्रभात फेरियों में गा रहे थे, और उनका जिला प्रशासन डीएम उनसे कह रहा था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और वो गा रहे थे। उनके कई मतलब उदाहरण है कि उनको किस रूप में मतलब उन्होंने उस समय अपने अपने समाज का साथ दिया, रिस्क लेकर अपने समाज का साथ दिया, तो वो बहुत अद्भुत बात है। बहुत कमाल की बात है। नौ छमी नारायण वो एक पॉलिटिकल माहौल में लिखा गया था, तो वो उस समय हिट तो हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नौ छमी नारायण को नेगी जी अपनी हिट लिस्ट में रखना चाहेंगे या रखते होंगे, मैं भी नहीं, उसे नहीं लगता। उन्होंने सत्ता के खिलाफ इससे और बड़े बड़े गाने लिखे हैं, और सत्ता के खिलाफ जो गाना लिखा है वो झूठू तेरी जमादारी कितना बड़ा गाना है सत्ता के खिलाफ। वो झूठू जो है वो सत्ता के खिलाफ वो कह रहा है कि तेरी जिम्मेदारी है सदन ऋण झूठू जो है, तो वो तो हमेशा से लिखते रहे हैं। और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो ये तो उनके अंदर एक ओरिजिनल तत्व है जो हर बार सामने आता है, और शायद यही वजह है कि उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। सरकारें उनके बरक्स दूसरे लोगों को खड़ा करने का कोशिश करती हैं, वो चाहे सम्मान के रूप में हो, चाहे वो नागरिक पुरस्कारों के मामले में हो, लेकिन वो अपने लोग से ताकत पाते हैं और वो अपने लोग के दम पे टिके हुए हैं। उनका कद इतना बड़ा है कि कोई भी पुरस्कार उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएगा। तो नेगी जी इस मामले में बहुत अद्भुत हैं, वो तो हमारी सब कुछ है, वो आस भी हैं, सास भी हैं, उम्मीद भी हैं, सब कुछ है। मुझे लगता है इसके आगे और क्या कहें, लेकिन नेगी जी को हम अगर इंटरनेशनल नेशनल लेवल की पहचान दिलानी है तो हमारे समाज को ही, जो हमारी गैर हिंदी जो गैर गढ़वाली भाषी लोग हैं उन तक पहुंचाना होगा। रायाल जी की किताब इस रूप में आई है। अच्छी बात यह है कि किताब का टाइटल मैंने अक्सर सा कहा भी था कि ये हिंदी में क्यों नहीं आपने टाइटल दिया, तो जवाब मैं ही देता हूँ हिंदी में क्यों दिया आपने। तो सर ने यही कहा था कि बेसिकली कोशिश ये है कि ये जो नॉन जो गढ़वाली स्पीकिंग जो लोग हैं उन तक भी पहुंच सके। और ये किताब का पूरा विषय वस्तु ही इस रूप में है कि गढ़वाली में गीत दिए गए हैं 101 और उनकी व्याख्या दी गई है हिंदी में, और उसमें वो दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। वो एक तो जो हिंदी भाषी जो गैर गढ़वाली जो भाषी लोग हैं उन तक वो बात पहुंचती। देखिए उत्तराखंड में अब बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं कि जो हाल फिलहाल पिछले 20-25 सालों से आए हैं, उस समाज में रह रहे हैं, उस समाज के अंग हैं, लेकिन उनको इस समाज की भाषा नहीं आती है, बोली नहीं आती है, उन तक ये भाषा पहुंचेगी। हम जब पंजाब में जाते हैं तो हमको नेचुरली पंजाबी सीख जाते हैं हम लोग, क्योंकि वो समाज उसी रूप में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में एक कमी रही है कि हम अपने घर में भी जो है उस पर बात नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों तक ये किताब एक गाइड बुक के रूप में काम करेगी, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे समाज के बीच से और लोग आएंगे। हम लोग बॉलीवुड में बड़े बड़े नाम के हम लोग कमाए हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हमने बनाई हैं। तिग्मांशु धूलिया अभी हमारे पास हैं, कई गीतकार हैं जिन्होंने हमारे स्क्रिप्ट जो लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे पास। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। एब्सोल्युटली हमारे समाज को अब इस प्रतिभा के साथ न्याय करने के लिए आगे आना होगा, और वो जो उन्होंने समाज को दिया है उसको उनको रिटर्न बैक करने की वक्त है। 75 साल हो गए और 50 साल से एक आदमी लिख रहा है, लगातार लिख रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये किताब इस रूप में एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी मेरी कामना है और मैं उम्मीद करता हूँ। ये कामना हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की है कि ये पुस्तक घर घर तक पहुंचे, और लोग वैसे तो देखिए अलग अलग बिखरे हुए स्वरूप में तो हम सब अपने अपने निजी अनुभवों के साथ बैठे ही हैं, लेकिन एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में जिस बात का जिक्र संजीव जी ने किया, नरेंद्र सिंह नेगी जी को एक समाज के रूप में एक कृतज्ञता उनके प्रति जाहिर करने के रूप में उन्हें लौटाने की जरूरत है, जिसमें हम अब तक चूके हैं। कम से कम अब उसकी भरपाई हो जाए। और इस वीडियो के अंत में, इस बातचीत के अंत में मैं एक बात आज जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये सवाल उठाती रहती हूँ कि
एक समाज के रूप में, उत्तराखंड राज्य के निवासियों के रूप में, जो हम हार्डकोर पहाड़िज्म की जब हम बात करते हैं, हम जब ब्रांड उत्तराखंड की बात करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो काफी वायरल हुआ और कई लोगों ने मुझे भेजा कि मैडम आपने बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। बहुत सही कहा वो तो ठीक है, अब कह दिया जो कहना था, लेकिन वहां से आगे सोल्यूशन ओरिएंटेड जब बात होती है ना, तो हमारा ब्रांड उत्तराखंड, जो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, नरेंद्र सिंह नेगी उसमें से एक है। जब आप ब्रांड उत्तराखंड की बात करते हैं, तो ये ब्रांड उत्तराखंड आप अपने स्लीव्स पर पहनिए, अपने कॉलर पर लेकर चलिए, एक बैज ऑफ ऑनर के रूप में लेकर चलिए, क्योंकि अगर आप अपनी चीजों को ओन अप नहीं करेंगे, अगर आप उसके प्रति दृढ़ नहीं होंगे, असर्टिव नहीं होंगे, तो फिर सब आएंगे और चलता है एटीट्यूड में कहानी चलती ही रहेगी, जैसे कि पिछले 20-24 वर्षों में चलती ही रही है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, संजीव जी ने भी इस बात का जिक्र किया, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब हम गीत गाते हैं, हमें समझ ना आए, हम मराठी गीत भी गा लेते हैं, है ना, हम पंजाबी, हमें एक लाइन समझ नहीं आ रही है उस गीत की, नथिंग अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, और किसी हम बड़े प्रेम से गाते हैं, डांस करते हैं। हमारी पहाड़ी शादियों में अलग अलग भाषाओं के गीत बजते हैं, बांग्ला के भी सुन रहे हैं, अब जैसे दक्षिण भारत की मुझे एग्जैक्टली लैंग्वेज ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन इनकम करके एक गीत है, इनकम ऐसे करके वो एक गीत है, भयंकर रील्स बन रही हैं उस गाने पर, मतलब भयंकर जिसको बोलते हैं, फेमस, सुपर वायरल। तो अगर हम उन सब जगहों पर ओरिएंटेड हो सकते हैं, तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे गीत हैं, चाहे वो खेती के गीत हैं, किसानी के गीत हैं, बरसात के गीत हैं, दैवीय परंपराओं के गीत हैं, तीर्थ यात्राओं के गीत हैं, वियोग के गीत हैं, प्रेम के गीत हैं, वो हम पर निर्भर करता है कि हम उन गीतों को कैसे पॉपुलर करते हैं, कैसे उन्हें दूसरे लोगों के बीच जाते हैं, क्योंकि अपने ब्रांड उत्तराखंड के एम्बेसडर हम ही होंगे, कोई और नहीं हो सकता। तो आज इस पूरी बातचीत का उद्देश्य भी यही था कि जो चीजें पिछले 50 वर्षों में रियाल जी ने अपनी नजरों से देखी, बीते कुछ वर्षों में संजीव जी ने अपनी नजरों से देखी, मैं तो बहुत छोटी अवस्था में थी, जो भी उस समय देख समझ पाई, उनको आज इस बातचीत में पिरोया जाए। मुझे लगता है कि काफी हद तक ये बात कन्वे भी हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद रियाल जी, आपका भी, और शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको इस शानदार एफर्ट के लिए जो आपने किया है। और मेरी विशेष है कि ये किताब बेस्ट सेलिंग में होनी चाहिए, बेस्ट सेलर होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच संजीव जी, आपका भी इस बातचीत पे जुड़ने के लिए, अपने अनुभव और ब्रेकिंग न्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।